गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम देखेंगे कि हमारा एंशियंट हिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ब्राह्मण साम्राज्य। इसका संस्थापक हुआ था पुष्यमित्र शुंग, जिसने मौर्य साम्राज्य के अंतिम राजा बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। शुंग वंश की राजधानी कौन सी थी? विदिशा थी। मिनांडर को हराया था किसने? पुष्यमित्र शुंग ने ही हराया था। 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। और इनके जो अश्वमेध यज्ञ थे वो पतंजलि द्वारा कराए गए थे। भरहुत स्तूप का निर्माण करवाया था पुष्यमित्र शुंग ने। उसके बाद देखेंगे जो शुंग वंश का अंतिम राजा था देवभूति, उसकी हत्या करके वासुदेव ने कण्व वंश की स्थापना की। कण्व वंश का अंतिम शासक हुआ था शूरशर्मा। अब देखते हैं सातवाहन राजवंश। शूरशर्मा की हत्या करके सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में सातवाहन वंश की स्थापना की। इसकी राजधानी थी प्रतिष्ठानपुर। सातकर्णी जो था वो सबसे प्रसिद्ध राजा हुआ था सातवाहन वंश में। इसने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था, 1 राजसूय यज्ञ करवाया था। सातवाहन वंश के जो प्रसिद्ध साहित्यकार थे वो थे हाल एवं गुणाध्याय। 2 प्रसिद्ध साहित्यकार हुए थे सातवाहन वंश में, हाल और गुणाध्याय। सातवाहन वंश ने ही ब्राह्मणों को भूमि दान करने की प्रथा आरंभ की थी। इनका जो अभिलेख मिला है शताब्दी ईसा पूर्व नाना घाट अभिलेख, इसमें भूमि दान करने का उल्लेख मिला है और राजसूय यज्ञ में एक गांव दान में देने का भी उल्लेख मिला है नाना घाट अभिलेख में। इन सातवाहन वंश की जो भाषा थी प्राकृत थी, ब्राह्मणी लिपि में लिखते थे ये लोग। गौल्मिक जो होता था इनमें वह ग्रामीण क्षेत्र का प्रशासक होता था। सातवाहन वंश ने ही चांदी, तांबा, सीसा, पोटीन और कांसे के सिक्के जारी किए थे। जिन शीशों का इस्तेमाल ये सिक्के ढालने में करते थे वो यह रोम से मंगवाते थे। सातवाहन वंश के जो प्रसिद्ध स्थापत्य कला में है वो है अजंता, एलोरा की गुफाएं, कार्ले का चैत्य, अमरावती कला का विकास। चलिए स्टूडेंट, अब हम देखते हैं चेदी राजवंश। चेदी राजवंश का उल्लेख जो है वो हमें मिलता है हाथी गुम्फा अभिलेख से। इस चेदी राजवंश का सबसे प्रसिद्ध राजा हुआ था राजा खारवेल, जो जैन धर्म का अनुयायी था। इसने उदयगिरी की पहाड़ियों में जैनी मुनियों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था। अब देखते हैं भारत में यूनानियों के कौन कौन से राजा हुए। सबसे पहले यूनान के राजा हुए थे बैक्ट्रिया के थे डेमेट्रियस। इन्होंने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था, जो कि यूनानी राजा थे। इन्होंने अपनी राजधानी शाकल को बनाई, जो अभी सियालकोट के नाम से प्रसिद्ध है। मिनांडर जो हुए वह सबसे प्रसिद्ध राजा हुए यूनानियों के। इन्होंने नागसेन से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली। नागसेन जो कि नागार्जुन भी हैं, उनसे बौद्ध धर्म की शिक्षा ली इन्होंने। मिलिंद पन्हो नामक पुस्तक में मिनांडर द्वारा पूछे गए प्रश्न और नागसेन द्वारा दिए गए उत्तरों का संग्रह है। यूनानियों ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे भारत में। यूनानियों द्वारा हेलेनिस्टिक आर्ट का प्रारंभ किया गया, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण है अभी गांधार कला। यूनानियों द्वारा पर्दे का आरंभ किया गया, जिस पर पिक्चर देखा करते थे पहले के लोग। क्योंकि ये यूनानियों द्वारा आरंभ किया गया था तो इससे यवनिका भी कहा जाता था पर्दे को। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि मिलिंद पन्हो नामक पुस्तक क्या है, किसने लिखी है। तो अभी हमने पढ़ा कि मिनांडर द्वारा पूछे गए प्रश्न और नागसेन द्वारा दिए गए उत्तरों का संग्रह है। अब देखते हैं यूनानी राजवंश जो शक आए थे यूनान से।
उनका जो सबसे पहला राजा था, शक राजवंश का सबसे पहला राजा था मुओ। ये मध्य एशिया के थे। ये तो भारत चारागाह की खोज में करते हुए चले आए थे और यहाँ आके कब्जा कर लिया था इन्होंने। शकों को एक उज्जैन के जो राजा थे वो 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक राजा ने शकों को हराकर विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली और शकों को हराने के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व से विक्रम संवत की शुरुआत कर दी। चंद्रगुप्त द्वितीय जो हुए थे वह सबसे प्रसिद्ध विक्रमादित्य हुए थे। भारत में विक्रमादित्यों की संख्या 14 हो गई। रुद्रदामन फर्स्ट जो थे उन्होंने काठियावाड़ अर्ध शुष्क सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया और ये सुदर्शन झील का निर्माण मौर्यों ने करवाया था। गिरनार अभिलेख जो है वह सबसे लंबा अभिलेख लिखा गया है संस्कृत भाषा में रुद्रदामन फर्स्ट के द्वारा। शक जो थे वो अपने आप को क्षत्रप बोलते थे। शक राजा जो थे वह भारत में अपने आप को क्षत्रप बोलते थे। शकों के बाद आए थे पार्थियाई या फिर कह लें पहलव। पहलव में सबसे प्रसिद्ध राजा हुए थे गोंडोफर्निस। ये इनका मूल निवास जो था, निवास स्थान ईरान था। इन्हीं के समय में, गोंडोफर्निस के समय में सेंट थॉमस जो है वो भारत आए थे ईसाई धर्म के प्रचार के लिए। यूनानियों में सबसे अंतिम राजवंश थे कुषाण। इन्हें यूची या तोखरी भी कहा जाता था। कुषाण राजवंश के संस्थापक थे कुजुल कड़फिसेस। कुषाण राजवंश में सबसे प्रसिद्ध राजा कौन से हुए थे? कनिष्क हुए थे, जिन्होंने अपनी राजधानी पुरुषपुर या फिर पेशावर को बनाई थी। इनकी दूसरी राजधानी मथुरा थी। कनिष्क जब 78 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा तो उसने एक शक संवत की शुरुआत की, जिसे भारत सरकार द्वारा भी अपनाया गया है। बौद्ध सभा जो है, चौथी बौद्ध सभा, वह कनिष्क के शासनकाल में ही हुई थी। कहाँ पे? कुंडलवन, कश्मीर में। इसके जो अध्यक्ष थे वो वसुमित्र थे। कनिष्क जो था वह महायान संप्रदाय से जुड़ा हुआ था। पेन चोआ जो कि एक चीनी जनरल था, उसने कनिष्क को हराया था। कुषाण राजाओं ने सबसे शुद्ध और सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। हालांकि इन्होंने उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भारत में तांबे के सिक्के जारी किए थे। चरक जो था वो सबसे प्रसिद्ध राजवैद्य था इनका, कनिष्क का। इसने चरक संहिता नामक पुस्तक लिखी। महाविभास सूत्र जो है, जिसे बौद्धों का विश्वकोश कहा जाता है, किसके द्वारा लिखा गया है? वसुमित्र के द्वारा, जिन्होंने चौथी बौद्ध सभा की अध्यक्षता की थी। अश्वघोष जो है वह बुद्ध चरित्र लिखा है, जो जिसे बुद्धों का रामायण भी कहा जाता है। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, जिन्होंने माध्यमिक सूत्र नामक पुस्तक में सापेक्षता के सिद्धांत का दिया हुआ है। देवपुत्र, कुषाण जो थे वह अपने आप को देवपुत्र कहते थे। यह उपाधि इन्हें चीनियों के द्वारा दी गई थी। कुषाण काल में, कनिष्क के शासन काल में गंधार और मथुरा शैली का सबसे ज़्यादा विकास हुआ था। रेशम मार्ग का भी प्रारंभ कनिष्क ने ही किया था और कुषाण शासकों ने ही रेशम मार्ग पे सबसे अधिक नियंत्रण किया हुआ था। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण भी कुषाण काल में ही प्रारंभ हुआ था। चलिए स्टूडेंट, अब हम देखते हैं संगम युग। दक्षिण भारत का जो हमें क्रमबद्ध ज्ञान है वह हमें संगम साहित्य से ही प्राप्त होता है। संगम का अर्थ होता है गोष्ठी, जिसमें तमिल कवि और लेखक एकत्र होते थे। जितने भी विद्वान होते थे तमिल में, वो इस संगम में भाग लेते थे और अपनी लिखित पुस्तकों को संगम के समक्ष प्रस्तुत करते थे। अगर उन्हें वहाँ स्वीकृति मिल जाती थी तभी उनके पुस्तकों का
प्रकाशन संभव था। तिरुवल्लुवर जो था उसकी पुस्तक है कुराल, जो एक नैतिक और दार्शनिक उद्देश्यों पर लिखी गई है, जिसमें आचार शास्त्र, राजनीति और आर्थिक जीवन का उल्लेख मिलता है। शिल्पाधिकारम में क्या मिलता है, ये इलांगो द्वारा लिखी गई है। इसमें कोवलम, उनकी पत्नी कन्नगी और नर्तकी माधवी की का प्रेम कहानी के बारे में बताया गया है। किसमें? शिल्पाधिकारम में। मणिमेखला में क्या बताया गया है, या इसके लेखक है शीतलय सत्यनार। मणिमेखला के लेखक है शीतलय सत्यनार। इसमें भी प्रेम कहानी के बारे में ही बताया गया है। तोल्काप्पियम जो है वो तमिल का व्याकरण है। इनामावतार जो है यह कम्बन द्वारा लिखी गई राम कथा पर आधारित सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है। 3 राज्य मिलते हैं संगम साहित्य में, हमें 3 राज्य मिलते हैं, जो कि है चोल, चेर, पांड्य। चोल जो थे वह उत्तर पूर्वी भाग में थे, चेर जो थे वह दक्षिण पश्चिमी भाग में थे, दक्षिण में ही थे सारे। पांड्य जो है वो दक्षिण पूर्वी भाग में थे। सबसे शक्तिशाली राज्य हुआ था चोल राज्य, जिसका सबसे शक्तिशाली शासक था करिकाल, जो कि ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। इसने पुहार पत्तन का निर्माण करवाया था, नहरों का निर्माण करवाया था इसने सिंचाई के लिए। कावेरी नदी पे इसने बांध बनवाया था। संगम युग का जो दूसरा राज्य था वो था चेर, जिसका सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ था सेन गुटवन। इसने अधिराज की उपाधि धारण की थी। इसमें पत्नी नामक संप्रदाय, जिसमें शायद पत्नियों की पूजा किया करते थे, उनको उस संप्रदाय को इन्होंने समाज में स्थापित किया था। दूसरा था हमारा पांड्य राज्य था हमारा तीसरा, तमिल देश का, जिसकी राजधानी थी मदुरा। पांड्य राज्यों के संरक्षण में ही संगम जो हुए थे, 3 संगम, तमिल संगम, वह पांड्य राज्यों के संरक्षण में ही हुए थे, जिसके प्रसिद्ध राजा थे हमारे नेदुजिलियन। संगम युग में मंत्रियों को अमाइचर कहा जाता था। राजा की सहायता करने के लिए एक राज्यसभा होती थी, जिसे नालवय कहा जाता था। राज्यसभा जो होती थी वह राजा की सहायता करती थी न्याय करने में। कर जो होता था संगम युग में, वह उपज का 1/6 भाग था। ब्राह्मण समाज, संगम युग में ब्राह्मणों का उदय हुआ था सबसे पहले। ब्राह्मण समाज को सबसे ऊंचा माना जाता था संगम युग में। ब्राह्मणों की हत्या के लिए, अगर किसी ने ब्राह्मणों की हत्या कर दी तो वह सबसे बड़ा अपराध होता था। ब्राह्मणों के बाद जो समाज आता था, वर्ग आता था, वो था वेलार। ये खेती बाड़ी का काम करते थे। वेनिगद का अर्थ होता था व्यापारी वर्ग। तुलैयन का अर्थ होता था दस्तकार वर्ग। एनियर का अर्थ होता था शिकार करने वाली जाति जो होती थी। मलवर का अर्थ था लूटपाट करने वाली जाति। मनरम का अर्थ होता था राजा का जो न्यायालय था उसे मनरम बोलते थे। लोकापियम में विवाह को एक संस्कार के रूप में माना गया है। संगम युग में जो राजा होता था वही सबसे ऊपर होता था, न्याय भी वही करता था। और प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए।